नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सेकुलर एजुकेशन 563 में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के भूगोल के चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया आपने इसमें कुछ स्थल स्वरूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में देखिए यहाँ दिखा रहा है, दिया गया। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक, सही बात है, पृथ्वी की जगह सतह एक समान नहीं है। कहीं ऊंचाई है तो कहीं गड्ढा है। देखिए इधर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इधर ऊंचा है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, ठीक है, कहीं समुद्र है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक जगह नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल स्वरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, जो आंतरिक प्रक्रिया होती है पृथ्वी, उसके कारण जो है पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। देखिए साथियों, पर्वत क्या है? 600 मीटर से अधिक जिसकी ऊंचाई होती है एवं खड़ी ढाल वाली होती है उसे पर्वत कहा जाता है। ठीक है, 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। 8000 मीटर से ऊंचे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, अब यहाँ दिया है दूसरी या ब्रह्मा प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों की उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, पर्वत जो होता है साथियों, उसका आधार चौड़ा होता है और उसका शिखर जो है छोटा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, देखिए ये भूपर्पटी है, ये वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय। ठीक है, हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया। ठीक है, हिमालय कहाँ है? एशिया में है। ठीक है, हिमालय कहाँ है? एशिया में है, भारत में है। कहाँ पे है तो आपको दिखाते हैं। ये अमेरिका हो गया, अच्छा अफ्रीका, ये भारत है। ठीक है साथियों, देखिए ये भारत है। ठीक है, ये यहाँ पे इधर ये हिमालय पर्वत श्रृंखला इधर से लेके पूरा इधर नॉर्थ ईस्ट तक फैली है। इधर जो है हमारी ये जो इसके उत्तरी भाग में इधर से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और उसके बाद आल्प्स कहाँ की हैं? आल्प्स हमारा यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप कहाँ पे है हमारा साथियों? यूरोप हमारा है, ये है यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप, ये हमारा यूरोप है। इधर आल्प्स यहाँ पाया जाता है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है?
एंडीज हमारा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। एंडीज आपको दिखाते हैं, एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये हमारा जो है ये एंडीज, ये हमारा जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये दिख रहा है आपको? दिख रहा नहीं? ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे एंडीज, ठीक है। उसके बाद क्या है? पर्वतों की ऊंचाइयों एवं आकार में भिन्नता दिया है। भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत क्या है? वलित पर्वत हैं, ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत क्या है? वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, ठीक है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह पर्वत श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। देखिए, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पाया जाता है? उत्तर अमेरिका में, ठीक ना। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका उत्तर अमेरिका में, ये यहाँ पाया जाता है। देखिए, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, ये हमारा है उत्तर अमेरिका, ठीक है। ये उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका इधर, ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पाया जाता है अल्पेशियन पर्वत, ठीक है। और क्या है उसके बाद? यूराल पर्वत कहाँ पाया जाता है? रूस में, ठीक है। यूराल पर्वत साथियों पाया जाता है रूस में। ये देखिए, ये है आपका रूस, इधर है ये रूस है साथियों, यहाँ रूस में पाया जाता है, इधर रूस में है, ठीक है, और रूस में है। उसके बाद इनकी ऊंचाई कमी। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर से रूप में विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासोजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों का कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे हम लोग मैप में, किसको किसको देखेंगे? यूराल पर्वत, ठीक है। अरावली, अपलेशियन, एंडीज और कौन सा था? हो गया नहीं, ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं क्या दिया है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, यूराल माउंट किलिमंजारो, तथा जापान का फ्यूजियामा, साउथ अफ्रीका। जापान का फ्यूजियामा, लिख लेते हैं, कल इसको हम देखेंगे।
तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, देखिए ये सब जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग तथा रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में कुछ स्थित ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? ज्वालामुखी पर्वत, इसी खेल का नाम बताएं। देखिए, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व की बहुत से खनिज क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। तब भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग गरसोप्पा जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा रंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल स्वरूप एवं लोग स्थल स्वरूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें
आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार रस्सी से बना पुल, ये अरुणाचल प्रदेश का दिखा रहा है। हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो फिर उन्हें गंदा कर देता है। उन्हें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह एक प्रदूषित नदी है, ठीक है। अब यहाँ साथियों कुछ प्रश्न उत्तर बचे हैं, जो कि हम लोग कल के लेक्चर में आपको प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया देखने के लिए। और आपसे फिर से एक बार विनम्र निवेदन है कि गोदी टीचर्स का मुकाबला करने के लिए साथियों यह ज़रूरी है कि जो अच्छे लोग हैं, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक लोग हैं, जो संविधान और लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट किया जाए, ठीक है। मेरे चैनल को आपको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जिससे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रवादी, ठीक है, संविधानवादी लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।